Student, from the ratio analysis, see this question number 140 in my PDF. Question number 140. Here all the ratios are there. See the inventory, it totally it's different. ये थोड़ा अलग है. Inventory velocity, capital gearing ratio, fixed assets, turnover ratio, unamortized expenses, general reserve to equity, सब दिया हुआ है. Now we have to find out the prepared statement of proprietors fund from the following informations. बाकी प्रीवियस जितना सम्स था उसमें हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता था. अभी हम लोग को बनाना पड़ेगा प्रोप्राइटर्स फंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड. इसके लिए भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट देखो इसमें सारा चीज़ जो दिया हुआ है, ट्रेड वेलोसिटी भी दिया है, ट्रेड पेबल वेलोसिटी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सब दिया हुआ है. इसमें फिगर में क्या दिया हुआ है? फिगर में है ग्रॉस प्रॉफिट. फिगर में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा है 1,20,000. और देखो मैं जीपी रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑल्सो देयर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑल्सो गिवन. What is the gross profit ratio? 20% gross profit ratio. Okay. So easily from this information, so easily we can get the sales value, because we know that the GP ratios formula, from the GP ratios formula we know that GP by sales into 100. So we know the GP ratio is 20. GP also we know 1,20,000. Sales we don't know, so the sales is equals to, we can say 1,20,000 into 100 by 20. So it's become 6 lakhs. So our sales, or we can say it is a revenue from operation. Okay, it's, you can sales also is known as revenue from operation. So revenue from operation मेरा आ गया. अब इस सेल्स से बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ है, कैपिटल जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, ट्रेड पेबल वेलोसिटी. अच्छा, इसमें और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 20,000 इन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑल्सो वॉज 10,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग. अच्छा चलो पहले हम एक काम करते हैं, इसका कोई सीरियल ऑर्डर नहीं है, जैसे हम निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है. फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फिक्स एसेट्स fixed assets turnover ratio, as we all know, sales by fixed assets. तो देखो fixed assets turnover ratio is given 4, so you can write as 4 is equals to sales we know that is 6 lakhs, but we don't know the value of fixed assets. So as a result fixed assets will be 6 lakhs by 4, or fixed assets is equals to 1,50,000. So the fixed asset is done. आफ्टर दैट फिक्स एसेट्स के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? और क्या हम लोग निकाल सकते हैं? तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी है 2 months, ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी is equals to
2 months। सो इससे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। हाउ? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 मंथ है, यहाँ 2 मंथ्स है तो 12, क्योंकि एक साल में 12 होता है तो ये हो गया मेरा 6 टाइम्स। नाउ फ्रॉम द अबव सी द ट्रेड वेलोसिटी टर्नओवर रेशियो हम लोग को पता लग गया। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TR टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो इसमें हम लोग 6 लिख सकते हैं और सेल्स क्या था? सेल्स मेरा था 6 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें कितना आएगा? तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 6 लैक्स बाई 6, जो कि आ रहा है 1 लाख। अभी देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में है द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल was 20,000 in excess of, opening trade receivable 20,000 in excess of closing balance, excess of closing balance। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सो लेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू X। सो मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? X माइनस 20,000, क्योंकि क्लियरली इट इज गिवन दैट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल वाज 20,000 इन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग से X, ओपनिंग ज़्यादा है X, तो आइदर वी कैन टेक क्लोजिंग X तो X प्लस 20,000, और आइदर ओपनिंग विल बी टेक X तो ओपनिंग से क्लोजिंग 20,000 कम है। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हाउ मच इट इज? सो दैट वी कैन से द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल विल बी X प्लस X ये वाला divided by 2, and we know the average trade receivable is 1 lakh। So as a result we can write 1 lakh is equals to X plus 20,000 minus X by 2। now solving this, cross multiply, it should be X minus 20,000, so it will be X 2X minus 20,000, so the 2X is equals to 2,20,000 or X is equals to 1,10,000। so X means opening will be taken as X, so the opening trade receivable, therefore the closing trade receivable, we know that X minus 20,000, so 1,10,000 minus 20,000, so the answer is 90,000। so मेरा ट्रेड रिसीवेबल निकल गया स्टूडेंट, ट्रेड रिसीवेबल एक आंसर निकल गया। अब देखो और क्या क्या बाकी है हम लोग का, थोड़ा बहुत ही लंबा सम है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब देखो इन्वेंट्री वेलोसिटी है 6,
मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 है, कोई मंथ नहीं है तो टाइम्स में है, इन्वेंट्री वेलोसिटी जो है ये मेरा 6 है। और मेरा क्वेश्चन में है ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल जैसा दिया हुआ है, जैसा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। तो लेट यहाँ हम लोग कर सकते हैं लेट ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू एक्स, सो द क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक विल बी x plus 10,000. So what is the formula of stock turnover ratio or stock velocity? We know that stock velocity is equals to cost of goods sold divided by एवरेज स्टॉक। इसको थोड़ा डायरेक्टली कर देंगे तो वी नो दैट स्टॉक वेलोसिटी इज 6, सो द 6 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या था स्टूडेंट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, एक साथ कर दे रहे हैं हम इसमें x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2 के एकदम डायरेक्टली ये सॉल्व होके आया। x इज इक्वल्स टू सेल्स कितना था स्टूडेंट 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,20,000, और इसको तो वैल्यू हमको पता नहीं है 2x प्लस 10,000 बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6, थोड़ा स्टेज जंप कर लेते हैं हम, 2x प्लस 10,000 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4,80,000। इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, 3 से अभी मल्टीप्लाई करने से 6x प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 4,80,000, और 30,000 अगर इधर जाएगा तो इट इज बिकेम 4,50,000, सो द x इज इक्वल्स टू 4,50,000 डिवाइडेड बाई 6, जो कि मेरा आंसर आएगा 45 को 6 से अगर डिवाइड करें तो पहले 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 2,25,000, अब 3 से 3 7 1 75,000, सो 75,000 मेरा एक आंसर आ गया। तो 75,000 ये मेरा ओपनिंग था, सो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक। देखो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं। सो द क्लोजिंग स्टॉक विल बी, वी नो दैट x प्लस 10,000, सो एज ए रिजल्ट वी नो द x इज 75,000 10,000 इज इक्वल्स टू 85,000। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का भी आंसर आ गया। अब एक एक करके स्टूडेंट हम ये स्टेप करके सारा हम मेरा जो डेटा है वो निकाल रहे हैं। बहुत ही लंबा सम है, अभी तक इतना ही हम लोग का जुगाड़ हुआ, और भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर हम लोग को प्रोप्राइटर स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो इन्वेंट्री हो गया, कैपिटल गियरिंग रेशियो बाकी है, अनएमोटाइज एक्सपेंसेस है 50,000, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर्स है, फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ। तो ये फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ में देखो फिक्स एसेट हमको पता लग गया है, तो हम लोग नेट वर्थ निकाल लेंगे। नेट वर्थ मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये अभी एप्लीकेबल है। अब स्टूडेंट देखो ये करते करते हम लोग का कौन सा एप्लीकेबल होगा नहीं होगा ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ इज 60%, सो यू कैन राइट फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ, फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ, that is fixed assets by net worth। और स्टूडेंट नेटवर्थ का मतलब क्या, नेटवर्थ का मतलब होता है, नेटवर्थ का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसका बहुत सारा नाम है, शेयर होल्डर फंड भी हम लोग बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड भी हम लोग बोल सकते हैं। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स एसेट्स बाय नेटवर्थ का मेरा आंसर भी दे चुका है।
तो स्टूडेंट देखो फिक्स एसेट्स और नेट वर्थ में नेट वर्थ है 60%, सो यू कैन राइट एज ए 60% मीन 60/100 इज इक्वल्स टू, थोड़ा शॉर्ट में हम लिख रहे हैं फिक्स एसेट्स बाई नेट वर्थ NW। तो वी नो दैट फिक्स एसेट्स कितना था, फिक्स एसेट्स का वैल्यू तो स्टूडेंट हम लोग निकाल लिए थे, फिक्स एसेट्स का वैल्यू आया था 1,50,000। नाउ कैन वी पुट दिस इज 1,50,000 and we don't know the value of net worth, so net worth is equals to 1,50,000 into 100/60। so the net worth is 2,50,000। तो मेरा ये भी एक आंसर आ गया, नेटवर्थ और प्रोप्राइटर्स फंड। अब इस नेटवर्थ में क्या क्या घुसा हुआ है, सो ये नेटवर्थ का मतलब हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्थ इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अनएमोटाइज एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। नेटवर्थ का कैपिटल एम्प्लॉयड का शेयर होल्डर्स का यही फॉर्मूला है कि मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अनएमोटाइज एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या हिंट्स कुछ है कि नहीं देख रहे हैं हम लोग। देखो अनएमोटाइज एक्सपेंसेस तो यहां दे दिया था, यहां पर देखो जनरल रिजर्व टू इक्विटी दिया हुआ है और कैपिटल गियरिंग रेशियो भी दिया हुआ है ना, कैपिटल गियरिंग रेशियो भी दिया हुआ है दैट इज 2:3। मतलब हम लोग प्रेफरेंस और इक्विटी होल्डर का भी आ सकता है। यहां पर देखो जनरल रिजर्व टू इक्विटी भी 20% है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू नॉर्मली होता है इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर रहता है डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब स्टूडेंट देखो इसमें नेट वर्थ तो पता है मेरा 2,50,000 और अनएमोटाइज एक्सपेंसेस भी पता है 50,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000। सो नेट वर्थ का मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट देखो नेट वर्थ हम लोग को पता है 2,50,000, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस कितना होता है ये हम लोग को पहले ढूंढना है। पहले इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, इस पार्ट को। पहले देखो नेट वर्थ तो मेरा 2,50,000 था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 50,000। तो 50,000 अगर ये आ जाएगा तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के, मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के मेरा 3 लाख है। अब इसमें हम लोगों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कितना रिजर्व एंड सरप्लस है और कितना
शेयर कैपिटल है, तो इसको टोटल हम लोग शेयर कैपिटल बोल सकते। रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल्स टू 3 lakhs। अब देखो यहां पर बोला है कि रिजर्व एंड सरप्लस 20% ऑफ द शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 20% ऑफ द शेयर कैपिटल। सो यू कैन से दैट शेयर कैपिटल अगर x होगा तो x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 lakhs। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि लेट द शेयर कैपिटल वैल्यू, लेट द शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू x। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या होगा, x तो x रहने दो, प्लस 0.20x इज इक्वल्स टू 3 lakhs। सो वी कैन से 1.20x is equals to 3 lakhs। So x is equals to सो एज ए रिजल्ट तो 3 लाख को 1.20 से डिवाइड करने से आ जाता है 2,50,000। तो मेरा शेयर कैपिटल वैल्यू, तो मेरा शेयर कैपिटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 2,50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस तब कितना होगा, तो वेरी सिंपल 20% ऑफ 2,50,000 जो कि मेरा आ रहा है 50,000। ठीक है, तो ये देखो सारा पार्ट ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, और ये कैपिटल गियरिंग रेशियो अभी ये 2,50,000 को इक्विटी और प्रेफरेंस में हम लोग तोड़ेंगे, लेकिन ये तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोप्राइटर्स फंड में मेरा शेयर कैपिटल होने से ही ज़रूरी है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग बनाएंगे, देखो ये सारा चीज़ हम लोग का बन गया है। अभी हम लोग बनाएंगे प्रोप्राइटर्स फंड स्टेटमेंट। प्रोप्राइटर्स फंड स्टेटमेंट ये कैसे होता है, अच्छा एक चीज स्टूडेंट छूट गया हम लोग का क्वेश्चन में, और एक चीज छूट गया है। देखो ट्रेड पेबल वेलोसिटीज था, ट्रेड पेबल वेलोसिटीज था। तो ट्रेड पेबल वेलोसिटी क्या होगा, ट्रेड पेबल वेलोसिटी नॉर्मली क्या होता है, परचेस बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो इसमें परचेस तो नहीं है, लेकिन हम लोग डालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो ट्रेड पेबल वेलोसिटी कितना है, 73 डेज है। तो टर्नओवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रेड वेलोसिटी को टर्नओवर में कंप्लीट करने के लिए 365/73 इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं, COGS बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो इसमें COGS हम लोग का कितना, COGS का मतलब स्टूडेंट हम लोग को पता है कि COGS का मतलब होता है सेल्स माइनस GP। तो इसको इससे डिवाइड करने से ये 5 हो जाता है। सो द 5 इज इक्वल्स टू, सेल्स मेरा कितना था स्टूडेंट, 6 लाख। ये था मेरा 1,20,000। बहुत ही लंबा होते जा रहा है, क्या करें, एवरेज क्रेडिटर्स। एक्चुअली इसमें है ही मेरा 20 मार्क्स, इस एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स है, तो टाइम तो लगेगा ही।
तो देखो एवरेज क्रेडिटर्स मेरा आ जाएगा. सो द एवरेज क्रेडिटर्स इज 4,80,000 by 5. So as a result, five. 96,000. तो ये भी स्टूडेंट मेरा एक आंसर आ गया कि मेरा क्रेडिटर्स आ गया. देखो यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स कुछ नहीं है, तो वही मेरा क्रेडिटर्स है. इसी को ही हम लोग एवरेज क्रेडिटर्स मतलब ये क्रेडिटर्स ही पकड़ेंगे. अब हम लोग शुरू करेंगे प्रोप्राइटर स्टेटमेंट. तो प्रोप्राइटर स्टेटमेंट कभी देखे नहीं हो, अभी हम एक फॉर्मेट में प्रोप्राइटर स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसमें सिर्फ भरेंगे. ठीक है स्टूडेंट, देखो प्रोप्राइटर्स फंड का हमने फॉर्मेट बना चुके हैं. तो इसमें प्रोप्राइटर्स का फंड का फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स लेस आउटसाइड लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का अंडर में सन्डी क्रेडिटर्स आता है. तो इससे ये माइनस करने से मेरा प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा. प्रोप्राइटर्स फंड का मेरा आंसर लेकिन पता है 2,50,000. ठीक है. अच्छा इसमें देखो फिक्स एसेट तो हमको पता है, स्टॉक पता है, डेटर्स पता है, कैश नहीं. मतलब करंट एसेट्स का टोटल हमको पता नहीं है. तो इसमें भी हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि टोटल करंट एसेट्स मेरा कितना हो सकता है. तो देखो यहाँ पर ही हम कर दे रहे हैं कि ये हमको पता है कि नेट वर्थ का मतलब क्या होता था. नेट वर्थ का मतलब होता था फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना. फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. और हम लोग नेट वर्थ को जगह हम लोग कितना बिठा सकते हैं एज यूजुअल 2,50,000. फिक्स एसेट्स कितना है 1,50,000. वर्किंग कैपिटल हमको पता नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा. तो वर्किंग कैपिटल आ गया मेरा 1,00,000. अब देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज मेरा कितना होता है 1,00,000. तो इसमें देखो करंट लाइबिलिटीज में मेरा सन्डी क्रेडिटर्स आ गया. सन्डी क्रेडिटर्स आया मेरा 96,000. ठीक है, एक ही चीज़ आया 96,000. सो एज ए रिजल्ट करंट एसेट्स को करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटीज को अगर इधर डाल दे तो 1,96,000. तो मेरा टोटल करंट एसेट्स हो गया 1,96,000. अब देखो फिक्स एसेट्स का स्टूडेंट वैल्यू कितना आया था 1,50,000. हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1,50,000. स्टॉक में कितना आया था मेरा, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक में क्या था क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या आया था तो देखो स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया था 85,000 मेरा. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया था 85,000 और मेरा ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स का कितना वैल्यू आया था 90,000. 85 और 90,000. तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 85,000 और यहाँ पर 90,000. सो देखो स्टूडेंट हमको पता है कि मेरा टोटल करंट एसेट्स 1,96,000 है. 1,96,000 है. तो कैश में कितना बैठेगा द बैलेंसिंग फिगर, मतलब इससे ये दोनों माइनस हो जाने से जो आएगा 21,000. बैलेंसिंग फिगर आया स्टूडेंट 21,000. तो 1,96,000 हो गया. तो 1,96,000 और 1,50,000 तो टोटल मेरा एसेट्स में आ गया 3,46,000. अब 3,46,000 में
मेरा करेंट लायबिलिटीज़ कितना है, तो करेंट लायबिलिटीज़ है 96,000। तो देखो मेरा यहाँ पर हम लोग बिठा सकते हैं 96,000। तो 3,46,000 से मेरा एक ही लायबिलिटीज़ है, तो यहाँ 96,000 अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आएगा, 3,46,000 से 96 आएगा तो 2,50,000। तो अब स्टूडेंट तुम लोग को ये आंसर आ गया। लास्ट में प्रॉपर्टीज फंड मेरा 2,85,000 होगा। प्रॉपर्टीज फंड का यही मेरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज फंड स्टेटमेंट में फिक्स एसेट, करेंट एसेट, स्टॉक, क्लोजिंग ये सब आता है। यहाँ पर एक तो ज़्यादा वर्किंग्स हम लोग को फिर से करना पड़ा टू फाइंड आउट द कैश। हालांकि टोटल में आंसर मेरा मैच हो ही जाता, लेकिन करेंट एसेट निकाल के हम लोग का फ़ायदे में ही है, नहीं तो हम लोग को पूरा बैक कैलकुलेशन जानना पड़ता है। 2,50,000 यहाँ लिखते हैं, 96 यहाँ लिखते थे, 1,50,000 इधर, तो बैलेंसिंग फिगर 1,96,000। और इस करेंट एसेट्स में टोटल बैलेंसिंग में कैश कितना देना पड़ता, 21,000। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये सम को अच्छे से देखो, बहुत ही एडवांस सम है, एकदम बीकॉम लेवल का। ये सम करने से ये हो जाएगा। और स्टूडेंट वेलोसिटी में तुम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। वेलोसिटी अगर मंथ में या टाइम्स में देगा, टाइम्स में देगा तो ठीक है, मंथ में देगा तो और मंथ में दे सकता है, डेज में दे सकता है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से टर्नओवर में आ जाएगा। जैसे ये 73 डेज था, तो टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए 365/73, क्योंकि ये भी मेरा डेज में है और ये भी मेरा डेट्स में है। ये मेरा गया ट्रेड पेबल वेलोसिटी के लिए गया था। स्टॉक वेलोसिटी में डायरेक्टली बता दिया था 6 है, तो ये 6 मेरा टाइम्स ही है, कोई मंथ या कोई डेज नहीं बताया था, तो इसको टाइम्स में ही हम लोग पकड़ लिए थे, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिए थे। और देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में 2 मंथ बताया था, तो एक साल में मेरा 12 महीना होता है, तो 12 से 2 से डिवाइड करने से मेरा 6 टाइम्स आ गया। और ये 6 टाइम्स को ही मेरा आंसर में पुट करके मेरा ट्रेड पेबल टर्नओवर इशू आया। तो इस स्टूडेंट इस सम्स को अच्छे से देखते रहो। देखो 3 पेजेस ऑलमोस्ट लग गया मेरा ये सम, और ये सम 20 मार्क्स का भी है। एकदम बीकॉम का जो है 3 पेजेस नहीं, ऑलमोस्ट 4 पेज लग गया है, ठीक है। एक पेज नंबर 1, पेज 2, देखो ये 3rd पेज भी लग गया निकालने के लिए, 3 पेज भी लग गया, और लास्ट में ये थोड़ा वर्किंग्स और मेन जो मेरा है ये 4 नंबर पेज लग गया। तो इस वीडियो को अच्छे से देखते रहो, बार बार देखते रहो, तो होप तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।